नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चौथे दौर में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो लगातार हम आपको बताएंगे। वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक का कितना आया, लेकिन आंध्र प्रदेश की सभी सीटों पर आज के दौर में वोटिंग हो रही है। आज ही मध्य प्रदेश की जो बाकी बची सीटों पर वोटिंग के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वोटिंग क्लोज हो जाएगी। तेलंगाना भी आज वोट करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भी लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें कन्नौज भी शामिल है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में। इस सबके बीच दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 52.60% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 48.41% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में 42.35%, झारखंड में 56% से ज्यादा वोट डाला जा चुका है दोपहर 3 बजे तक। पश्चिम बंगाल में इस बार भी सबसे ज्यादा मतदान देखा जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक 66% से ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। बिहार में 45.23% वोट डाले जा चुके हैं। अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है, वोट जरूर कीजिए। यह न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। इस सबके बीच 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। इनमें कुछ वीवीआईपी सीटें भी शामिल हैं। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त बनारस का। मेरे सहयोगी कुमार गौरव इस वक्त बनारस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर आखिर दौर में आखिर चरण का जो 7वें चरण का मतदान होगा वो वोटिंग वहां पर होगी। लेकिन चूंकि पीएम मोदी नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, उससे पहले बड़ी तैयारियां बनारस में की जा रही हैं। तो एक रिएक्शन बनारस पर लेने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी बात कर लेते हैं कुमार गौरव से, जहां पर आज वोटिंग हो रही है कुछ सीटों पर। कुमार गौरव। देखिए, बिल्कुल फिलहाल मैं काशी में हूँ, यानी बनारस, और जाहिर तौर पे बनारस मोदीमय हो गया है। और हर तरफ एक ही स्लोगन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है, और हर तरफ एक ही स्लोगन है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा दाढ़ी। और ये गाना आप सुन रहे होंगे लगातार। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन साहू से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ कि किस तरह बनारस जो है पूरा मोदीमय हुआ है। देखिए, लगभग 4.2 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो यहाँ पर करेंगे। और जाहिर सी बात है, इसके लिए देश भर से लगभग 10 लाख कार्यकर्ता, सिर्फ बनारस के ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि मिनी इंडिया दिखाने का एक प्रयास बीजेपी की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। और रोड शो की शुरुआत महामना के सम्मान से शुरू होगा, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद महादेव के आशीर्वाद तक रोड शो चलेगा, यानी कि मंदिर का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। रोड शो 5 किलोमीटर के आसपास का होगा। 97 पॉइंट्स बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। और पूरा काशी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदीमय है। हालांकि कई हिस्सों में आज वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से बताया जा रहा है कि कम है, लेकिन हाँ, यहाँ जो जोश है वो काफ़ी हाई है। मैं आपको कुछ लोगों के बीच भी लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि एक बार तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। क्या देखने आए हैं? मोदी जी को देखने आए हैं भाई। पीएम आ रहे हैं। 10 साल से देख रहे हैं, तीसरी बार भी पीएम बनाएंगे फिर से। बिल्कुल, 500 पार है इस बार। 400 नहीं, 500 पार है। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप तो कार्यकर्ता है, मोदी जी से मिलने आए? हाँ, मोदी जी से मिलना है बक्सर से। 10 साल में कितनी बार आए हैं वो? 10 साल में मोदी जी कितनी बार आए हैं यहाँ? तो बहुत बार आए हैं। मुलाकात होती है? हाँ, मुलाकात होती है, इसीलिए मुलाकात के लिए तो हम लोग आए हैं। तमाम महिलाएं भी यहाँ पे हैं, आपसे बात करने का प्रयास करूँगा। दरअसल आप बताएं, क्यों आए हैं? मोदी जी से मिलने? मोदी जी को देखने आए हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं, देख के जोश बढ़ता है। क्या खुशी होती है कि मतलब आपका सांसद प्रधानमंत्री बनता है? देखिए, हम तो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन खुशी होती है कि मोदी जी कोई इंसान। कहाँ से आए हैं? मैं नासिक से आया हूँ। अच्छा, झारखंड से आए हैं। और भी लोग यहाँ तमाम हैं, उनसे क्या माहौल है यहाँ का? देख रहे हैं, मोदी में है, और क्या बताया जाए। तीसरी बार कितने वोट से जिताएंगे? अब इसके लिए तो बड़ा ही, जब सभी आ रहा है तो कितना वोट बताएं आपको। जब सभी लोग उसी को देने वाले हैं
भाई काशीधिपति है ये, जो इनके आने के बाद जो काशी का जो विकास हुआ है वो पिछली सरकारों में तो कभी नहीं दिखा। आप भी हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी पता है, तो उसमें हमारे पूछने या ना पूछने की जरूरत ही नहीं है। जनमानस, काशी का जनमानस ही रोड पर है, ये किसी कार्यकर्ता या किसी का वो नहीं है, लोग दिल से चाह रहे हैं। तमाम यहाँ आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे और बाहर से भी लोग यहाँ पे आए। प्रयास है लोगों का कि प्रधानमंत्री मोदी का एक झलक पाना चाहते हैं लोग, और इसलिए दरअसल ये जो पूरा रोड शो है 4.2 किलोमीटर के आसपास का, हालांकि पूरा रूट जो है वो 5 का है, लेकिन जो रोड शो है वो 4.2 किलोमीटर का है। 97 पॉइंट्स है और हर जगह पे 10 साल में काशी कितना बदला है इसको दिखाया गया है कि काशी पहले क्या था, आज क्या है। मिनी इंडिया इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। तमाम आप देख सकते हैं जितने भी तस्वीरें चारों तरफ दिखाए हैं उसमें मोदी जी की तस्वीर है, अलग अलग काशी हमारा, मोदी हमारा, ये सब तमाम ये नारे यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक संभावना ये है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री गोदौलिया चौक है ये, और यहाँ पे हो सकता है कि प्रधानमंत्री उतर जाएं और पैदल यहाँ से लगभग 250-300 मीटर की जो दूरी है वो तय करके वो महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए जाए। तो यानी कि ये जो पूरा रोड शो है वो मालवीय के सम्मान से शुरू होगा, बीएचयू के गेट से, और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने तक ये चलेगा। उसके बाद उनका आज से कल तक कई सारे कार्यक्रम है। कल एनडीए के नेताओं की बैठक भी है, 8 बजे वो गंगा स्नान भी करेंगे, मंदिर का दर्शन पूजन भी करेंगे। उसके बाद 11:40 आखिरी वक्त है जब तक उन्हें नॉमिनेशन कर देना है। जो डेट और समय निकाला गया था वो आज दिन में 11 बजे से लेकर कल 11:40 तक का है। ये शुभ वक्त है, इसी दौरान उन्हें रोड शो भी करना है, नॉमिनेशन भी करना है, यानी अपनी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई तमाम प्रक्रिया को पूरा करना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अब 5, सवा 5 के आसपास उनका रोड शो शुरू होगा। 8 बजे के आसपास भगवान के दर्शन के साथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ खत्म होगा। पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे उनका कल नॉमिनेशन तक का कार्यक्रम लगातार चला है। ग्रैंड तैयारी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने जो पूरी ताकत इस बार चुनाव में लगाई है वो इसीलिए लगाई है, सिर्फ मोदी के नाम पे लगाई है, क्योंकि अब घोषणा पत्र में भी मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, घोषणा पत्र को भी। जी ठीक, कुमार गौरव बने रहेगा हमारे साथ, लगातार बात करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता ने। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। से जानेंगे दादा, आज वोटिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह का देख रहे हैं आज? ये यहाँ चुनाव में जो देखने वाले चीज होते हैं, मोदी और दीदी दोनों पार्टी बीजेपी और टीम से मिलकर मुझे हराना चाहते हैं, और ये चुनाव हो रहा है, दोनों मिलकर चुनाव कर रहे हैं। वैसे ही ये नया चीज यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ दीदी और मोदी से कोई दुश्मनी नहीं, जब तक मुझे हराने की सवाल होते हैं तो मोदी और दीदी में मिली भगत सब हो रहे हैं। यूसुफ पठान आए हैं, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है क्या? कुछ नहीं चैलेंजिंग है, किसने बार बताओ। आई डोंट केयर अ फिग फॉर हिम, आई डोंट केयर अ फिग फॉर अनदर वन। माय फाइट इज अगेंस्ट दैट पार्टी, इट इज द पार्टीज आइडियोलॉजी, अगेंस्ट टीएमसी, अगेंस्ट बीजेपी। हाउ मेनी टाइम्स शैल आई से? मैं परवाह नहीं करता, मैं 100% जीतता हूँ, लिख लो, मोर देन 7%, 100% ज्यादा। मैं किसी को परवाह नहीं करती, सोचते भी नहीं। हुआ वोटर दादा किस तरह से है? कैसे ठीक है, यहाँ कैसे पता चलेगा वोटर कैसे आ रहा है? वोटर जहाँ वोट दे वहां जाके देखो ना। मैं ये पोलिंग एजेंट है क्या? अधीरदा के पक्ष में लोगों के कैसे, किस तरह का माहौल बन रहा है? क्या जाके देखो, मेरे साथ घूमो, देख दादा जीत के प्रति कितना 100% के नहीं मालूम, नहीं मत है 100%, 100%, और नहीं मालूम, ग्रामर नहीं मालूम है आपको? 100% मालूम होता है ना? 100% क्या बोलते हैं 100% को? उससे ज्यादा, इसका मतलब बोलो बोलो बोलो, उससे मतलब 100% ज्यादा का मतलब क्या होते हैं? 200% हो जाएगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100% से ज्यादा। अधीर रंजन चौधरी हो, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जीत के लिए अपनी पूरी तरह से स्वस्थ है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और मोदी हराने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से अधीरदा लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 बहरमपुर। अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। आज तेलंगाना में भी वोटिंग हो रही है सभी 17 लोकसभा सीटों पर, उसमें एक हैदराबाद की सीट भी शामिल है। लंबे वक्त से असदुद्दीन ओवैसी वहां से सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं आज के दिन, सुनाते हैं आपको।
एमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ है। इस बार की चुनावी फिजा कुछ बदली सी नजर आ रही है नेशनल लेवल पे पिछले 2014 और 19 की तुलना में। आज हैदराबाद में पोलिंग है। हम जनता से अपील कर रहे हैं, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कि देश के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, अमन के लिए वोट डालिए। इंडिविजुअल्स के लिए मत डालिए। इंडिविजुअल देश से बड़ा नहीं होता। किन किन मुद्दों पे जनता वोट डालना चाहिए आपके लिहाज से, क्योंकि 10 साल लगातार देखे थे उनकी बात? बहुत से मुद्दे हैं। हम नौजवानों को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह आर्मी में नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर किया, अगर वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस सब में ऐसे ही 4 साल का करके आपको बाय बाय कर देंगे। ये होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल। बीजेपी और कांग्रेस की गारंटी में कुछ समझ में आ रही है? किसकी गारंटी है? सभी कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं पब्लिक। एक गारंटी जो हमारे पास, हम बहैसियत भारतीय इस नागरिक की हमको गारंटी, हम हमारी जिम्मेदारी कि देश को मजबूत रखें, देश को अमन में रखें, देश के गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, सबके लिए कुछ कर सकें। ये गारंटी वैसे तो इंडियन हमको, देश को हमको देना है, बस और कुछ। हैदराबाद का माहौल, हैदराबाद क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये है एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर वोट देना। और खास तौर पे एक बात कही है कि यदि फिर से एनडीए, बीजेपी, मोदी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जितनी भी बड़ी रोजगार की योजना है उन सबको अग्निवीर की तरह 4 साल का कर दिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी की बात करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन। और आज के चुनाव पर बात करने के लिए अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, और इसके अलावा हैदराबाद से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ हैं, और अमिताभ ओझा हमारे साथ हैं समस्तीपुर से, क्योंकि बिहार में भी आज वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे पहले उन्नाव का रुख करेंगे। रमन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रमन, साक्षी महाराज एक बार फिर से चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट पर। न सिर्फ उन्नाव की बात आपसे करना चाहूंगा, अपडेट लेना चाहूंगा, बल्कि कन्नौज से अखिलेश यादव की दावेदारी, एक वीआईपी सीट या वीवीआईपी सीट, और आज के दिन ये भी देखा गया कि खुद कन्नौज अचानक से पहुंच गए अखिलेश यादव। जिस तरह की शिकायतें उनके कार्यकर्ता उन तक पहुंचा रहे थे, ये देखने कि क्या कहीं वोटिंग से उन्हें रोका तो नहीं जा रहा। रमन कुमार। बिल्कुल, देखिए, नेताओं की साख दांव पर लगी है, और जिस तरीके से कन्नौज में अखिलेश यादव मुकाबले में हैं और उन्हें कार्यकर्ताओं की तरफ से ये शिकायत मिली कि उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, वोटिंग डालने में अनियमितता बरती जा रही है, तो खुद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना दी। कार्यकर्ताओं से जो शिकायत थी उसका पूरा जायजा लिया, पूरी तरीके से बात सामने रखी और अधिकारियों के सामने शिकायत की कि जिस तरीके से कार्यकर्ता उनको कह रहे हैं उस हिसाब से नियमों के मुताबिक से कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन उन्नाव की अगर बात करें तो राजकीय इंटर कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और इस वक्त तक करीब 45 से 50% वोटिंग हो चुका है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है। उन्नाव में पुरुष हो, महिला मतदाता हो, दोनों भारी संख्या में आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान चल रहा है। साक्षी महाराज लगातार यहाँ पे पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। न्यूज़ 24 से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीसरी बार वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं, वोट जीतने वाले हैं। वहीं अनु टंडन जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो भी आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि उनकी जीत होगी। यानी कि कह सकते हैं कि अनु टंडन बनाम साक्षी महाराज के बीच में कड़ा मुकाबला है, और जिस तरीके से लगातार दोनों कैंप किए हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ लगता है कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची अनु टंडन। रमन बनी रहेगा हमारे साथ, लेकिन अमिताभ ओझा से बात कर लेते हैं बिहार को लेकर, समस्तीपुर को लेकर। अमिताभ, किस तरह का रुझान मतदाताओं के बीच नजर आ रहा है? किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने निकल रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल इस वक्त देखिए हम समस्तीपुर जिला में ही हैं, लेकिन जहां जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ पड़ता है उजियारपुर, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का क्षेत्र है, और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने उम्मीदवार हैं आरजेडी के आलोक मेहता हैं। इससे पहले समस्तीपुर में भी मैं था, वहाँ भी काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ नीतीश सरकार के ही 2 मंत्री हैं, एक की बेटा और एक की बेटी, 2 अलग अलग पार्टियों से वहाँ मैदान में, तो वहाँ लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। और लेकिन जो इस इलाके में वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जो डर था
लोगों को कि मतदाता नहीं निकलेंगे, तो वो अभी तक दिख रहा है कि वोटर टर्नआउट तो हो रहे हैं बूथ पे। 2 घंटे का समय बचा हुआ है और निश्चित तौर पे जो अभी तक 48% पहुंचा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 55 से 60% तक ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहुंचेगा, जो पिछले तीसरे चरण में देखने को मिला था, जो पिछले 2 चरण में नहीं था। और बात करें हम अगर उजियारपुर सीट के, देखिए यहाँ पे मतदाताओं में शुरू से ही था और जिस तरीके से यहाँ पे नित्यानंद राय पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे और एक बड़े मार्जिन से जीतते आ रहे थे, इस बार उनका मुकाबला जरूर यहाँ पे करा है। जो सुबह से माहौल यहाँ बना है, मुकाबला जरूर करा है, लेकिन अब देखना है कि जनता किसे अपना वोट देती है और किसे 4 तारीख को विजेता बनाती है। लेकिन यहाँ पे आलोक मेहता की मौजूदगी, जो आलोक मेहता भी पिछले 2 बार से उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार से हारे थे, तीसरी बार एक बार फिर दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। देखिए मतदाताओं की संख्या अभी कुछ कम, लेकिन कुछ भी फिर कुछ वोट दे दिए। अब क्या इस बार है उजियारपुर का माहौल, लोग क्या चाहते हैं? अब तो 4 जून को पता चलेगा, अभी नहीं बता। अभी दिमाग में कुछ होगा, कुछ मुद्दा पट देखिए यहाँ लोकल जो इनका भाषा होता है उसमें इन्होंने बात की है। 2 घंटे का समय है और निश्चित तौर पे देखिए अब जो है छिटपुट जो मतदाता हैं वो आएंगे, क्योंकि काफ़ी तेजी संख्या में सुबह से जो मतदान हो रहा था उसके बाद अभी थोड़ा सा विराम लगा है कुछ, क्योंकि अब 2 घंटों से कम समय यहाँ पे बच चुका है, क्योंकि देखिए बूथ बिल्कुल खाली हो चुका। आप वोट दे दी इस बार? कहाँ की आप? यहीं की हैं? उजियारपुर के लिए वोट दी है ना? हाँ। तो क्या मुद्दा क्या है यहाँ पे, क्या लड़ाई चल रहा है? क्या लड़ाई चलता है हमको पता नहीं है। 2 उम्मीदवार थे, तो आपको कौन पसंद था? एक जो पहले से जीतते आ रहे हैं वो है, एक नए उम्मीदवार थे? दोबारा है सो जो आ रहे। देखिए इशारों में महिला जो वोटर हैं वो इशारों में ही बात करती हैं और उनका साफ तौर पे कहना जो जीतते आ रहा है वो रहेंगे। तो ये इलाका में भी, इस इलाके की हम बात करें तो उजियारपुर की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प बन गई है, क्योंकि नित्यानंद राय के लिए अमित शाह जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार नित्यानंद राय को आप जिताकर भेजिएगा तो अगली जो सरकार मोदी की बनेगी, पीएम मोदी की, उसमें इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बात खुले मन से अमित शाह ने कहा था, जो उजियारपुर की रैली में उन्होंने कहा था। और सचमुच खाली नजर आ रहा है, ज्यादातर ना मतदाता नजर आ रहे हैं वहां पर, ना कुछ। क्यों ये रुझान या दिलचस्पी कम हो रही है लोगों की मतदान को लेकर, जबकि चुनाव आयोग की कोशिश यही रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। केजे श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं। तेलंगाना में भी आज वोटिंग हो रही है, 17 लोकसभा की सीटें हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही वहां पर कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी ने अपने इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को कमजोर नहीं होने दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों में केजे श्रीवास्तव हमने देखा है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वोटर बहुत ज्यादा वोकल है हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर पूरे तेलंगाना को लेकर हम बात करें तो। केजे जी देखिए, यदि हैदराबाद की बात आती है तो यहाँ विकास के मुद्दे एकदम देखा जाए तो नगण्य रहते हैं, क्योंकि ये हाईटेक सिटी पहले ही बन चुका है, डेवलप लगातार हो रहा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़े शहरों में एक है, चेन्नई और बेंगलोर के बाद देखा जाए तो यहाँ विकास को लेकर बहुत ज्यादा हलचल सुनाई नहीं देती। लेकिन हैदराबाद से जो बयान निकलकर या जिस तरह के नजारे निकलते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बन जाते हैं। चाहे बात असदुद्दीन ओवैसी की जाए, माधवी लता की जो उनके सामने बीजेपी से लड़ रही है वो की जाए, या बीजेपी के जो एक एमएलए हैं राजा सिंह उनकी की जाए, इनके बयान राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं गूंजते नजर आते हैं और वहीं पे इसी उलझन में मतदाता भी कई बार फंसे नजर आते हैं। अब जहां तक ट्रेन की बात, और इम्तियाज जलील से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता ने। इम्तियाज जलील वो दूसरे ऐसे सांसद थे AIMIM के, ओवैसी की पार्टी के, जो कि संसद में पहुंचे थे 2019 में। एक बार फिर से वो उम्मीदवार हैं AIMIM के, सुनाते हैं आपको। औरंगाबाद लोकसभा से उम्मीदवार MIM पार्टी के हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज जलील, इनसे बात करते हैं। प्रचार पूरा हो चुका है, इम्तिहान का दिन है, कैसा पेपर जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा और विश्वास है। 10 साल से यहाँ की जनता ने दिल खोल कर साथ दिया है मेरा, मैंने भी दिल खोल कर उनके लिए काम किया है 10 सालों से, तो यकीनन बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। इन पर वंचित ज्यादा है, ऐसे लोग आते हैं, लोग कहते हैं पार्टी इस मायने नहीं रखती है, दरअसल लोग किसके साथ हैं। आज बहुत सारे अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग साथ में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे नतीजे जब आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन गया था, कौन आया था, इतने सारे वोट इम्तियाज जलील ने कहाँ से लेके आया था। 4 तारीख के दिन सब खुल जाएगा।
लेकिन कहा ये भी चाह रहा है कि दिल्ली से फतवे निकले कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो नेता है चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार आपके सामने उनको वोट दिया जाए, ऐसी बातें सामने आई है। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए साहब, वोटिंग के दिन जो सबसे बड़ा राजा जो रहता है वो वोटर रहता है, वो जनता रहती है और वो जनता तय करती है कि आने वाले 5 साल ये हुकूमत, ये सरकार किसके हाथ में देना है करके। तो आप कितने भी कुछ भी हुक्म दे दीजिएगा, उनको अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो वोट नहीं करते हैं, उन्हें जिसे देना है वो करते हैं। इसीलिए तो इसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। यहाँ पे 3 टेबल अलग अलग कैंडिडेट्स के लगे रहते हैं। अब वोटर इतना होशियार हो गया कि तीनों को बोलते हुए जाता है कि मैं आपको वहां देने वाला हूँ करके। अंदर जाने के बाद उसे जिसे देना है वो उसको देता है, तो बाहर आने के बाद तीनों को बोलता है कि तुमको भी दिया, तुमको भी दिया, तुम। तो इस बार जीत पक्की, इम्तियाज 200%। तो ये थे इम्तियाज जलील। इनका ये कहना है कि 200% उनकी जीत इस बार पक्की है और अभी ये यहाँ पे वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि उनके चेहरे पर मुस्कान काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 औरंगाबाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे आप।